देखिए, अभिलेख किसे कहा जाता है? तो मैंने आपसे कहा था कि पुराने समय में लिखने के लिए जैसे पाम लीव्स का प्रयोग होता था या फिर बिर्क ट्री के जो है वो उसकी छाल पर लिखा जाता था। ट्री एक था और उस ट्री के बिर्क पर यहाँ पर उसको तैयार किया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने जमाने में लिखने के लिए कागज का इस्तेमाल नहीं होता। कागज था ही नहीं। जैसे आप लोग लिख रहे हैं कागज पर, तो उस समय कागज था नहीं। तो उसको लिखने के लिए हाथ का प्रयोग, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियां कहा जाता था, वो भोज नाम के वृक्ष की छाल पर तैयार किया जाए, इसलिए उसको भोजपत्र भी कहा जाता है। फिर इसके बाद ध्यान रखिए कि उसमें एक समस्या क्या थी। इस तरह के लिखावट में एक समस्या क्या थी कि उसे या तो दीमक खा सकता है, भाई लकड़ी है, लकड़ी की छाल से ही बनाया गया, या फिर वो सड़ गल सकते हैं, बेकार हो सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में राजा महाराजाओं ने लिखवाने के लिए कठोर सरफेस का, हार्ड सरफेस का भी इस्तेमाल किया। कठोर सतह का इस्तेमाल किया। अब कठोर सतह का मतलब, जैसे मान लीजिए स्टोन का स्लैब है, स्टोन स्लैब को अगर कट करके उस पर कुछ लिखा गया तो फिर सीधी सी बात है कि वो बहुत लंबे टाइम तक सिक्योर रहेगा। जो कुछ भी उस पर लिखा गया है वो हजारों साल तक सुरक्षित रह सकता है। तो ऐसे हार्ड सरफेस पर लिखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको इंस्क्राइब्ड कहा जाता है। इंस्क्राइब्ड करने का मतलब, जैसे पत्थर पर अगर कोई चीज लिखनी है तो छीनी हथौड़ी का प्रयोग करके उसको कट करेंगे और फिर उस पर नोटिंग करेंगे। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे स्टोन स्लैब्स होते हैं, टाइल्स होते हैं, जिस पर उस पर कटिंग करके उसे लिखा जाता है। ये बात अलग है कि आज मशीनों का इस्तेमाल होता है, पहले यहाँ पर चीनी हथौड़ी का प्रयोग करते। तो इस तरह के हार्ड सरफेस पर जो लेख तैयार किए गए, इंस्क्राइब्ड तैयार किए गए, उनको क्या कहा गया? इंस्क्रिप्शन। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी हिस्टोरिकल सोर्स है। इनको प्राइमरी सोर्स माना जाता है। इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। जैसा लिखा गया था वैसा ये आज भी। तो इस कारण से इसे प्राइमरी सोर्स के रूप में कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किताब लिखी गई, उसमें कोई अंश गायब हो गया, तो उसमें मैनिपुलेशन भी संभव। हम उस किताब के बेस पर एक दूसरी बुक लिखें तो उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंस्क्रिप्शन में जो बातें लिखी हुई मिलती हैं वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। इसीलिए इसे प्राइमरी सोर्स के रूप में कंसीडर करते हैं। लेकिन जब इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का भी एक साइंस है। इसीलिए कहा जाता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। एपिग्राफी इसे कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। तो एपिग्राफी जो टर्म है, इसका मतलब हुआ कि हम इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं। जिस साइंस, द साइंस या द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। अब जो अभिलेखों में लिखा हुआ है उनके लेख की शैलियां होती, जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। हर एक स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट का एक टाइम है। यानी जैसे आज अगर हम देखें तो हम लोग अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं रोमन स्क्रिप्ट। और इन सब के ओरिजिन और डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि कौन सी भाषा कब आई होगी। तो अभिलेखों में जो भाषाएं, अभिलेखों में जो लिपियां प्रयोग की गई, उनके डेट्स का अनुमान लगाकर यह पता लगाया जाता है कि अभिलेख किस कालखंड का हो सकता है। तो यहां पर अभिलेखों की तिथियों को पता लगाने के लिए जिस साइंस का सहारा लिया जाता है उसे कहते हैं पैलियोग्राफी। अभिलेखों में जो बातें लिखी हैं, लिखावट है, उसके आधार पर उनकी तिथियों का पता लगाना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, द स्टडी ऑफ डेट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड पैलियोग्राफी एंड द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। दोनों में अंतर समझ में आया? तो दो टर्म है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगर आपसे अगला सवाल किया, नहीं आपने ये समझा अभिलेख क्या है, फिर आपने समझा अभिलेखों के अध्ययन का विज्ञान क्या है, फिर अभिलेखों के तिथियों का अध्ययन का विज्ञान क्या है। अब अगर बात करें कि भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत में
सबसे पुराना अभिलेख किस समय का, किस टाइम पीरियड का इंस्क्रिप्शन है? तो सबसे पुराना अभिलेख इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो हड़प्पा की मोहरों पर मिला। यानी हड़प्पा से जो सील्स मिली हैं, उस पर भी लेख मिले, उन पर भी स्क्रिप्ट मिली, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली। वो डिसिफर्ड नहीं है। डिसाइफर्ड का मतलब होता है जिसे पढ़ा गया हो, और वो डिसाइफर्ड नहीं है। मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट पढ़ने में नहीं आई। प्रयास अभी भी जारी है। लगभग उसके 400 ऐसे चिन्ह मिले हैं जिन पर रिसर्च चल रहा है कि इनका मतलब क्या। और यहां पर हड़प्पा की मोहरों पर जो लेख मिलते हैं वो बताते हैं कि ये भारत के सबसे पुराने लेख। लेकिन जब उसे पढ़ा ही नहीं गया तो हमारे किसी काम का नहीं, वो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया। ये बस एक तथ्य हो गया कि भारत के सबसे पुराने लेख हड़प्पा की मोहरों पर मिले। लेकिन भारत का जो सबसे पुराना अभिलेख पढ़ने में योग्य हो, जो रीडेबल हो, जिसे पढ़ा गया हो, वो है सम्राट अशोक का अभिलेख। तो भारत के इतिहास में एम्परर अशोका ही पहले ऐसे रूलर हुए जिन्होंने ऑफिशियली इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। यानी एक राजा की तरफ से आदेश दे करके इंस्क्रिप्शंस को लिखने का काम किया गया। अब जरा आप सोच कर देखिए कि राजा अभिलेख क्यों लिखवा रहा, उसको क्या जरूरत? हम्म? हाँ, इंडियन सेंस में कह रहे हैं, वर्ल्ड के सेंस में नहीं कह रहे। विश्व के संदर्भ में कहेंगे तो सबसे पुराना अभिलेख पर्शियन है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो अब आप बताइए कि अशोक ने अभिलेख क्यों लिखवाए? अपने रूल्स रेगुलेशंस पहुंचाने के लिए। रूल रेगुलेशंस ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के। देखिए, आज के जमाने में हमारी सरकार अगर जनता तक अपनी बात रखना चाहती, कोई बात कहना चाहती है पब्लिक से, तो उसके पास कई मीन्स है, कई साधन है। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। प्रधानमंत्री जी सीधे टीवी पर लाइव आ गए, या न्यूज़पेपर आ गया, सुबह सुबह आपने पढ़ लिया, या फिर गैजेट में पब्लिश हो गया, प्रिंटिंग प्रेस भी है, मीडिया भी है, या फिर इसके अलावा कुछ नहीं, यूट्यूब पर मोदी जी ने अपना इंस्टाग्राम चैनल बना लिया। कोई भी ऐसा माध्यम चुन सकते हैं जहां वो जनता से जुड़ सकते, कई माध्यम। लेकिन मान लीजिए सम्राट अशोक अपनी प्रजा से कुछ कहना चाहता है, तो ना यूट्यूब है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, करे क्या? न्यूज़पेपर भी नहीं छपवा सकता है। तो कोई तो माध्यम चुनना होगा जिससे जनता तक जाए। ऐसा तो नहीं है कि राजा गांव गांव जाएगा और कहेगा ये मेरे आदेश है। तो एक माध्यम था कि राजा के जो कर्मचारी होते थे वो गांव गांव जगह जगह जा करके और अनाउंसमेंट करते, ढोल बजाकर बुलाया जाता था, और उसके बाद उसको डुग्गी बोलते थे, और लोग इकट्ठा होते थे, और उसके बाद मैसेज कन्वे किया जाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो कर्मचारी गया, वो भी बहुत फिजिबल नहीं है। और मान लीजिए उस टाइम पर लोग वर्किंग है, बाहर गए हुए, मैसेज ही कन्वे नहीं हो पाया। तो अशोक ने एक तरीका निकाला कि क्यों ना हम अपने मैसेज को लिखवाएं एक पत्थर पर, और जहां विजिटर्स आते जाते वहां पर उसको स्टैब्लिश कर दिया जाए। मान लीजिए जैसे आप देखते हैं सरकार के तरफ से कोई नोटिस चिपका दी गई, तो जो भी आएगा जब आए तब पढ़ ले। तो ये तरीके के नोटिस जैसा था, ये पंपलेट जैसा था, बैनर जैसा था। तो पत्थर पर लिखवाने का पर्पस था, कागज तो है नहीं। तो पत्थर पर लिखवाया, एक तो सुरक्षित रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और उसे एक जगह स्टैब्लिश करना आसान होगा। तो मान लीजिए जहां गांव के लोग आते जाते वहां पर उसे गाड़ दिया गया, जैसे माइलस्टोन की तरह, और विजिटर्स आकर उसे पढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से उसने जनता को अपनी बातें कन्वे की, मैसेज दिया। इसलिए अशोक ने इसको माध्यम बनाया, और यही कारण है कि भारत का सबसे पुराना जो पठनीय अभिलेख है वो सम्राट अशोक का। तो इसका पर्पस समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज आप गौर करें कि अशोक ने अपने अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वैसे तो संस्कृत भाषा प्रचलन में थी भारत में, लेकिन संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की भाषा, यानी जो उस समय के विद्वजन थे, विद्वान थे, वो लोग संस्कृत जानते थे। आम जनता तो संस्कृत नहीं जानती थी। हालत तो आज भी भारत की यही कि आम जनता आज भी संस्कृत नहीं जानती है। तो संस्कृत जो है वो विद्वानों की भाषा के रूप में स्टैब्लिश थी। पाली भाषा भी थी, पाली भी लोगों में प्रचलन में थी, लेकिन प्राकृत लिंगुआ फ्रैंका थी, जनसंपर्क भाषा थी, आसानी से लोगों को समझ में आए। तो मगध क्षेत्र में जहां का राजा था अशोक,
वो जानता था कि आम जनता को अगर अपनी बात कहनी है तो हमें उसकी भाषा में बात करना हो। तो उसके दरबार में बड़े-बड़े विद्वान थे जो संस्कृत में भी लिख सकते थे, लेकिन उसने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जनसंपर्क भाषा के कारण। तो ये पॉइंट क्लियर है। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके पेपर में आजकल एक नया ट्रेंड है, कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आने लगा, जो पहले कभी पीसीएस वगैरह में आया करता था या आज भी आता है। एसएससी में भी ये ट्रेंड है। तो एक ऑप्शन दे देंगे, लिखा रहेगा असर्शन कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, और फिर नीचे कारण में दे देंगे प्राकृत उस समय भारत की जनसंपर्क भाषा थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है। तो इस कारण से यहां पर अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। फिर इसके बाद अशोक के अभिलेखों में लिपियां अगर देखा जाए, मोस्टली ब्राह्मी का प्रयोग है, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख मिले हैं जिनमें खरोष्ठी, यूनानी या अरामाइक। इससे यह पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था और कुछ एरिया के लोग ऐसे थे जो ब्राह्मी पढ़ना नहीं जानते थे। यानी वो ऐसे क्षेत्रों में अभिलेख रखे गए जहां के लोग खरोष्ठी लिपि को पढ़ना जानते थे, या फिर हम कह सकते हैं वो सीमावर्ती इलाके थे। जैसे कांधार का एरिया, अशोक के अभिलेख कांधार तक से मिले हैं, अफगानिस्तान तक से मिले हैं, सरेकुना नाम की जगह से मिले हैं। तो ये दिखाता है कि भारत की सीमाएं उस समय ईरान तक को टच करती थी, और उस सीमावर्ती इलाके के लोगों को भी अपनी बात कहने के लिए उसने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ना करके बल्कि इन लिपियों का प्रयोग किया। तो अगर पेपर में आया कि अशोक के अभिलेख ज्यादातर किस स्क्रिप्ट में लिखे, तो आंसर क्या लगाएंगे? ब्राह्मी। लेकिन अदर कौन सी स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई, तो तीन और नाम आप याद रखें, खरोष्ठी, यूनानी और अरामाई। अब अशोक के जो अभिलेख थे, मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें, लिखे तो उस समय गए, लेकिन मॉडर्न एज में इसे सबसे पहले प्राप्त किया था एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, उसका नाम था टीफेन थेलर। टीफेन थेलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा। लगभग 1750 के आसपास की बात है। लेकिन उस समय उसे यह नहीं पता था कि यह किसी राजा का अभिलेख है। भाई, अभिलेख तो मिला, पत्थर पर लिखा हुआ है, लिखने से, इनग्रेव्ड होने से यह पता चल गया कोई रिकॉर्ड है इस पर, लेकिन वो किस बारे में है, किसके लिए है, या क्या लिखा है, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि टीफेन थेलर को प्राकृत पढ़ना नहीं आता, तो ये पता ही नहीं चला ये किसका अभिलेख है। और एक और बात, वैसे तो इस अभिलेख को मध्यकाल में, मेडिवल एज में ही दिल्ली में लाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान था, तो उसने इस अभिलेख को हरियाणा में अंबाला में गांव था टोपरा, वहां टोपरा पर यह अभिलेख रखा हुआ था, वहां से उठवा कर इसे दिल्ली मंगाया और दिल्ली में ये रखा हुआ था। लेकिन टीफेन थेलर ने पहली बार दिल्ली में बताया कि ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड लग रहा, ये कोई इंस्क्रिप्शन है। और फिर अंग्रेजों ने इसको पढ़ने की कोशिश शुरू की। अंग्रेजों में कई ऐसे विद्वान थे जो वर्नाकुलर्स थे। वर्नाकुलर्स मतलब वो भारत की भाषाओं पर अध्ययन कर रहे। जो लोग देसी भाषा पर अध्ययन करें उन्हें वर्नाकुलर्स कहा जाता। तो वो पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय एशियाटिक सोसाइटी नाम का एक संगठन भी बनाया गया था, विलियम जोन्स ने बनाया था। ये लोग यहाँ पर यही काम कर रहे थे कि भारत के कल्चर को जाने, भारत की भाषाओं को जाने। इस क्रम में उसी का एक मेंबर था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वो पहला विद्वान हुआ जिसने प्राकृत लिपि को, प्राकृत भाषा को पढ़ने की कला सीखी, यानी वो ब्राह्मी लिपि पढ़ना जान गया। तो उसी ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। तो वैसे अगर आपके पेपर में आया कि अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था, टीफेन थेलर ने, लेकिन पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप। दोनों में अंतर है। दूसरा, मैंने कहा अशोक के कुछ अभिलेख थे जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यहां दिल्ली में लाए गए। एक मेरठ से अभिलेख लाया गया था दिल्ली में, और एक टोपरा नाम के गांव से दिल्ली में लाया गया था। वो दोनों अभिलेख दिल्ली में रखे गए। तो इसमें दिल्ली मेरठ अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप। अब जब उसने पढ़ा तो उसमें कहीं भी नाम अशोक का नहीं लिखा था। तो फिर कैसे पता चले अशोक का अभिलेख है? तो उसमें एक टर्म यूज किया गया था, देवा नाम पियदस्सी। ये पाली भाषा का शब्द है जो प्राकृत में भी प्रयोग होता है। तो प्राकृत भाषा में और पाली भाषा में कुछ चीजें सिमिलैरिटी।
तो उसमें देवा नाम पियदस्सी जो शब्द था, उसका मतलब होता है, पियदस्सी मतलब देवताओं को प्रिय, देवा नाम मतलब देवता, और पियदस्सी मतलब प्रिय, तो देवताओं को प्रिय राजा, ये लाइन उसमें लिखी थी। और इसी तरीके की टाइटल का प्रयोग अशोक के लिए श्रीलंका में कुछ क्रॉनिकल्स लिखे गए, कुछ अनुश्रुतियां लिखी गई, उन किताबों में अशोक के नाम के साथ आया, सिंगली भाषा में वो है। अब श्रीलंका में वहां की कुछ अनुश्रुतियों में, क्रॉनिकल्स में ये उल्लेख मिलता है कि भारत में एक राजा हुए अशोक, उनको देवताओं का प्रिय राजा माना गया। ये बात कहां से मिली? श्रीलंका की किताबों में, उसे कहते हैं श्रीलंकन क्रॉनिकल्स। अच्छा, अब एक सवाल यह कि राजा भारत का और श्रीलंका की किताब में अशोक का जिक्र ये कैसे हो गया? क्या कारण होगा? उसने, आप पर्पस भी बताइए ना, कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए उसने कुछ एम्बेसडर्स अपॉइंट किए, जिनको धम्म महामात्र कहा जाता। ये नए ऑफिसर थे, तो उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म मात्र बनाकर श्रीलंका के रॉयल कोर्ट में भेजा, राज दरबार में भेजा, और श्रीलंका के रिकॉर्ड में ये बातें लिखी हैं। तो वहीं पर यह मेंशन मिला कि अशोक को देवताओं का प्रिय राजा कहा गया, और यहां अभिलेख पर भी यह लिखा हुआ मिला, नीचे टाइटल लिखी है कि ये अभिलेख देवानाम पियदस्सी को डेडिकेटेड है। तो इससे सिमिलरिटी हो गई और ये डिसाइड हो गया कि ये सम्राट अशोक का अभिलेख है। अब यहां पर एक चीज आप समझिए कि हम इंडियन हिस्ट्री में अशोक के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट उसके इंस्क्रिप्शन से मिला। अशोक की पूरी हिस्ट्री उसके इंस्क्रिप्शन के बेस पर रिकंस्ट्रक्ट की गई कि अशोक ऐसा था। क्योंकि अशोक के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महान राजा हुआ, तो उसकी महानता के बारे में पता ही चलता उसके अभिलेखों से। जैसे उसने एक रॉक एडिक्ट लिखवाया, रॉक कहते हैं कि एक चट्टान को काटकर पत्थर पर उसे लिखा गया, तो उसे यहाँ पर शिलालेख कहते हैं। रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, और उसको काट कर तैयार किया गया, उस पर लिखा गया। तो उसने अलग से एक रॉक एडिक्ट तैयार करवाया, जिसमें इस पूरी घटना का उसने जिक्र किया है कि मैंने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग पर अटैक किया, और कलिंग को जीतने के लिए लाखों लोग मारे गए, और मैंने वो राज्य जीत लिया, लेकिन मैं रात भर बेचैन रहा, सो नहीं पाया। मुझे उन लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी जो युद्ध मैदान में मारे गए, और इससे मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। तो जब अशोक इस चीज से बहुत द्रवित हुआ, बहुत परेशान हुआ, तो वो एक बौद्ध मोंक के पास गया, और उपगुप्त नाम के एक मोंक ने उसको शिक्षा दी। फिर उसके मन में हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन समझ रहे होंगे कि उसका माइंडसेट बदल गया, और उसने फैसला किया कि अब मैं हिंसा का मार्ग नहीं अपनाऊंगा, किसी राज्य को जीतने के लिए तलवार का प्रयोग नहीं करूंगा। और उसने तलवार रख दिया, और उसकी जगह पर उसने बौद्ध धर्म के संदेश फैलाने शुरू किए, और अपने उस धर्म के संदेश के माध्यम से उसने अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान शुरू किया, मॉरली उन्हें हाई किया, मॉरल वैल्यूज क्रिएट किए। इसलिए अशोक को महान राजा कहा गया। तो उसके कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी उसके अभिलेख से मिली, उसके बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में जानकारी उसके अभिलेख से मिली, उसके जो नैतिक विकास की नीतियां थी वो उसके अभिलेख से पता चला। उसके अभिलेखों से यह पता चलता है कि अशोक ने वो काम किए उस जमाने में जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखे हुए, यानी जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाता है कि आप पब्लिक की हेल्प करने का काम करें, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करें। अशोक ने उस जमाने में पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम किए। तो ऐसे ऐसे मैसेज मिले उससे, जिससे पता चलता है कि उस समय राजा वो निरंकुश जरूर था, डेस्पोटिज्म था, लेकिन डिक्टेटर नहीं था, तानाशाह नहीं था, वो जनता की भलाई के लिए काम करता था, और इसीलिए अशोक को अशोका द ग्रेट कहा गया। तो किसी को ग्रेट कहने के पीछे पर्पस ये है कि उसने जनता के हित में कितने काम किए। और सबसे यूनिक बात यह है कि उस समय की दुनिया जब राजा की सत्ता तलवार के बल पर बसती थी, अगर तलवार रख दिया तो आपकी सत्ता गई। तो जब तलवार के बल पर सत्ता बसती थी, उस समय कोई मॉरल पॉलिटिक्स करे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। जैसे आज के ही हिंदुस्तान में अगर कोई बहुत ईमानदार आदमी राजनीति में उतर जाए
तो उसकी ईमानदारी भी साल भर के अंदर काफूर हो जाएगी। या तो खुद बदल जाएगा और या उसकी ईमानदारी चली जाएगी, या तो राजनीति से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में मॉरलिटी बहुत ज्यादा टिक नहीं पाती है, उसमें जो गणित करनी पड़ती है। पॉलिटिक्स इसीलिए उसका नाम ही है कि वो आपके चरित्र को कहीं ना कहीं बदल दे। तो इसलिए अशोक के अभिलेखों से जो उसका इतिहास पता चलता है, वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। और आपके पेपर में, इसीलिए आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखें, अशोक के अभिलेखों पर कई प्रश्न आए। तो मैं